एक ऐसी रूल बुक जो गवर्नमेंट को बताती है कि क्या करना है, पर अगर गवर्नमेंट वो ना करे तो आप उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अजीब है ना? हाँ बिल्कुल। ये कोई आम रूल्स नहीं है, ये हैं इंडिया के सपने, इंडिया का विजन। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन का टू डू लिस्ट है फॉर अ बेटर इंडिया। एक तरह से। तो इन गोल्स का असली पावर क्या है, समझे? चलो इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और एक लाइक तो बनता है दोस्त। हाँ, इससे हमें और भी ऑसम कंटेंट बनाने की एनर्जी मिलती है। आज हम इस टू डू लिस्ट को पूरी तरह से समझेंगे। हम शुरू करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी आखिर है क्या। ओके, फिर इनके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, समय के साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। राइट। इसके बाद इनका सबसे बड़ा क्लैश फंडामेंटल राइट्स के साथ। हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लैश को कैसे हैंडल किया और कैसे आर्टिकल 21 एक मैजिक वॉन्ड बन गया। ये तो सुनने में ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। बिल्कुल। फाइनली हम इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे, इनकी क्रिटिसिज्म्स और प्रेजेस सुनेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में छिपे कुछ और ऐसे ही डायरेक्टिव्स को भी डिस्कवर करेंगे। रेडी हो? लेट्स बिगिन। टॉपिक 1, व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो सबसे पहले एकदम सिंपल टर्म्स में ये हैं क्या? बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल्स 36 से 51 तक दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस, ओके। ये गवर्नमेंट के लिए एक मॉरल कंपस है जो बताते हैं कि देश को एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है। वेलफेयर स्टेट, इसका क्या मतलब है? एक पुलिस स्टेट से अलग कैसे है ये? गुड क्वेश्चन। एक पुलिस स्टेट सिर्फ चोर पुलिस यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर फोकस करेगा। अच्छा। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट जैसा डीएसपी चाहता है, वो स्कूल्स बनाएगा, हॉस्पिटल्स खोलेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका देगा। दैट्स द कोर आइडिया। गॉट इट। तो डीएसपी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स का सपना था, एक सोशली और इकोनॉमिकली जस्ट इंडिया बनाने का। एग्जैक्टली। प्रियम्बल में जो प्रोमिसेस हैं, डीएसपी उन्हें पूरा करने का रोड मैप है। राइट। जब देश आजाद हुआ तो चैलेंजेस अजीब थे। गरीबी, इनइक्वालिटी। फ्रेमर्स जानते थे कि सारे राइट्स एक साथ लीगली एनफोर्सेबल बनाना पॉसिबल नहीं। हाँ, रिसोर्सेज नहीं थे। इसलिए उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को एज अ गाइड रखा। इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, क्या है वो 3 पार्ट्स? पहला, आइडियल्स, कुछ गोल्स स्पेशली इकोनॉमिक जो स्टेट को अचीव करने हैं। ठीक है। दूसरा, डायरेक्शंस, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को डायरेक्शंस की उन्हें अपनी पावर कैसे यूज करनी है। समझ गया। और तीसरा, नॉन एनफोर्सेबल राइट्स। ये सिटीजन्स के कुछ राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, पर स्टेट को इन्हें सिक्योर करने का एम रखना चाहिए। तो जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना या पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, हाँ, तो वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही होती है। ये यूनियन, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज सब पर लागू होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, सब पर। बिल्कुल। सो इन शॉर्ट, डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि उनका अल्टीमेट गोल इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना है। ओके, मेरा एक सवाल है, अगर ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में होने का क्या पॉइंट है? पॉइंट है मॉरल ऑब्लिगेशन का। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। उनकी परफॉर्मेंस इसी बेसिस पर जज की जाती है, पब्लिक ओपिनियन से। अच्छा, जनता की अदालत में? सही पकड़े। तो क्या एक मेयर भी इन प्रिंसिपल से बंधा हुआ है? बिल्कुल। आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन वही है जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में है। इसका मतलब है लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपैलिटीज भी इसमें आती हैं। वाओ। ओके, वेलफेयर स्टेट और पुलिस स्टेट में आसान शब्दों में क्या डिफरेंस है? देखो, पुलिस स्टेट सिक्योरिटी पर फोकस करता है, वेलफेयर स्टेट सिटीजन्स की वेलबींग पर। एजुकेशन, हेल्थ, अपॉर्चुनिटी, बेसिकली फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। क्या डीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कह सकते हैं? बिल्कुल। अगर फंडामेंटल राइट्स बॉडी है तो डीएसपी सोल है जो उस बॉडी को डायरेक्शन देती है। नाइस एनालॉजी। आर्टिकल नंबर्स याद रखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल्स 36 to 51, पार्ट 4, ये बेसिक्स याद रखना काफी है। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। Pause and practice saying directive principles in part 4 are non-justiciable but fundamental instructions for creating a welfare state. परफेक्ट। तो इसका मिनी रिकैप, DPSPs are the soul of the constitution, guiding the state towards social and economic democracy. एकदम सही। चलो, टॉपिक 2, the philosophy behind DPSPs. इनके पीछे की सोच क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी? ये मतलब सोशलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के बीच का एक बैलेंस था। A middle path. एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी यानी प्योर सोशलिज्म, Right. और ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट प्लेयर्स को अनब्राइडल्ड पावर मिल जाएगी यानी प्योर इंडिविजुअलिज्म। इट्स अ मिडिल पाथ। इसका कोई एग्जांपल? पंडित नेहरू का सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का आइडिया। उन्होंने कहा दे कैन नॉट बी एनी सोशलिज्म ऑफ पॉवर्टी। मतलब पहले वेल्थ क्रिएट करो, फिर उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचो। सिर्फ अमीरों से पैसा ले लेने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। कूल ना? बहुत कूल। इनफैक्ट सर आइवर जेनिंग्स ने इस फिलॉसफी को फेबियन सोशलिज्म विदाउट द सोशलिज्म कहा। ये थोड़ा एक्सप्लेन करो, फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म मतलब ग्रेजुअल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के थ्रू सोशलिज्म लाने की आइडियोलॉजी है, ना कि अचानक रेवोल्यूशन से। अच्छा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका फ्लेवर अलग था। यहाँ गोल्स तो सोशलिस्ट जैसे थे, लेकिन नेशनलाइजेशन ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन जैसा कोर सोशलिस्ट आइडिया मिसिंग था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किसी एक इज्म से बंधना नहीं चाहते थे। बिल्कुल नहीं। उनका गोल था सोशल कंट्रोल और वेलफेयर मेजर्स के थ्रू एक बैलेंस्ड सोसाइटी बनाना, और ये फिलॉसफी वक्त के साथ इवॉल्व हुई। कैसे? हेरोवियन एरा में फोकस सोशलिस्टिक पैटर्न पर था, जिसका मतलब था हर इंडिविजुअल को प्रोग्रेस की इक्वल अपॉर्चुनिटी देना।
नेशनलाइजेशन को केयरफुली सिलेक्ट करके यूज करना था। फिर इंदिरा गांधी के टाइम में उनके टाइम में कलेक्टिविज्म की तरफ ज्यादा झुकाव देखा गया। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइंस जैसे सेक्टर्स को नेशनलाइज किया गया। राइट। और फिर 42nd अमेंडमेंट जब प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया तो मिसेस गांधी ने क्लैरिफाई किया कि इसका मतलब कलेक्टिविज्म नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। तो ये इवॉल्विंग फिलॉसफी ने इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को डायरेक्ट किया है, कभी मिक्स्ड इकोनॉमी, कभी नेशनलाइजेशन की तरफ, और बाद में लिबरलाइजेशन की तरफ। सो द कोर फिलॉसफी रिमेन्स कांस्टेंट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, बट द पाथ टू अचीव इट हैज बीन फ्लेक्सिबल। तो क्या इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है? हमारा सोशलिज्म यूनिक है। प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका मतलब आक्रामक नेशनलाइजेशन नहीं। इट्स अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। नेहरू और इंदिरा गांधी की अप्रोच में मेन डिफरेंस क्या था? नेहरू का फोकस पैटर्न पर था, अ ग्रेजुअल बिल्डअप। इंदिरा गांधी की अप्रोच मोर असर्टिव थी, जिसमें स्टेट कंट्रोल और नेशनलाइजेशन पर ज्यादा जोर था। और नेशनलाइजेशन का मतलब आसान शब्दों में? जब गवर्नमेंट प्राइवेट इंडस्ट्री को अपने अंडर ले लेती है, जैसे बैंक्स का नेशनलाइजेशन। गॉट इट। तो ये फिलॉसफी लेफ्ट विंग है या राइट विंग? ये इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज है। इट टेक्स आइडियाज फ्रॉम बोथ टू क्रिएट अ यूनिक इंडियन मॉडल। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द फिलॉसफी ऑफ डीपीएसपी इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड सोशलिज्म, एमिंग फॉर अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। गुड वन। मिनी recap. The DSP philosophy is a unique Indian blend focusing on gradual social and economic reform rather than any rigid ideology. परफेक्ट। Okay, आगे बढ़ते हैं। Topic 3, how DSPs have evolved the amendments. जैसे जैसे इंडिया बदला, कॉन्स्टिट्यूशन भी इवॉल्व हुआ, तो पार्ट IV में भी जरूर चेंजेस किए गए होंगे। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अमेंडमेंट्स ने DSP को करंट नीड्स के हिसाब से रेलेवेंट बनाए रखा। इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल दो। जरूर। इमेजिन करो किसी गरीब इंसान को झूठे केस में फंसा दिया गया और उसके पास लॉयर के पैसे नहीं है। हाँ, ये तो होता है। 42nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 39A ऐड किया, जो कहता है स्टेट को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए। ये एक डीएसपी है। वाओ, दैट्स ह्यूज। इट इज। कुछ की अमेंडमेंट्स ने डीएसपी के स्कोप को बहुत बढ़ा दिया। 1970s और उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पर फोकस और बढ़ गया। लेट्स ब्रेक डाउन द मेजर अमेंडमेंट्स। चलो, सबसे पहले द 42nd अमेंडमेंट 1976। इसने सोशलिस्ट बायस को बढ़ाया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, राइट? यस, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे। इसमें 3 बड़े डीएसपी आए। एक तो आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड। ओके। दूसरा आर्टिकल 43A, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट शेयरिंग? हाँ, इसका मतलब है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में वर्कर्स का भी रोल हो। ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तरफ एक बड़ा कदम है। और तीसरा? आर्टिकल 39F, चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज। ग्रेट। नेक्स्ट अमेंडमेंट? द 44th अमेंडमेंट 1978। इसने इकोनॉमिक जस्टिस पर जोर दिया। इसने आर्टिकल 38(2) ऐड किया। ये क्या कहता है? ये स्टेट को इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने के लिए डायरेक्ट करता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इनकम इनइक्वालिटी कैसे कम की जा सकती है? थ्रू पॉलिसीज लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देकर। मेक सेंस। उसके बाद द 86th अमेंडमेंट 2002, इसने एजुकेशन पर फोकस किया। आर्टिकल 45 को चेंज किया गया। अच्छा, ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि 6 to 14 साल की एजुकेशन को आर्टिकल 21A के अंडर एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। तो आर्टिकल 45 को अपडेट करके फोकस 0 से 6 इयर्स की अर्ली केयर पर शिफ्ट कर दिया गया। स्मार्ट मूव। और कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट? हाँ, द 97th अमेंडमेंट 2011, इसने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा दिया आर्टिकल 43B के थ्रू। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे अमूल। बिल्कुल, अमूल इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव। ये अमेंडमेंट ऐसी सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए था, उनके वॉलंटरी फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए। लेकिन इसके कुछ पार्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था ना? सही कहा, प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर। बट द इंटेंट इज स्टिल देयर। इन अमेंडमेंट से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बना, वर्कर्स के राइट्स की बात हुई और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर फोकस बढ़ा। So these amendments show that DPSPs are not static. They're dynamic principles, updated for a changing India. Let's practice this. Pause and practice saying key amendments like the 42nd and 44th added new directives for free legal aid, worker participation, and reducing inequality. Perfect. Mini recap. Constitutional amendments have kept the DPSPs relevant by adding new goals related to social justice, education, and economic equality. You've got it. अब आते हैं सबसे बड़े डिबेट पर। Topic 4, the big debate, directives versus fundamental rights. ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट है। पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स आपको राइट्स देता है और स्टेट की पावर पर लिमिटेशंस लगाता है। सही। और पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट को ड्यूटीज देता है और उसे कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। हाँ, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो जब एक लिमिटेशन और एक इंस्ट्रक्शन आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? एग्जैक्टली, यही कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है। एक लीगली इन्फोर्सेबल है, दूसरा नहीं। इसका एक एग्जाम्पल दो। मान लो डीएसपी कहता है कि सबको लिविंग वेज मिलनी चाहिए, आर्टिकल 43। ठीक है। लेकिन एक फैक्ट्री ओनर का फंडामेंटल राइट है टू कैरी ऑन बिजनेस। अगर गवर्नमेंट एक हाई मिनिमम वेज सेट करती है जिससे फैक्ट्री का बिजनेस नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए,
तो यहाँ राइट और डायरेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, समझे? बिल्कुल समझा। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को पता था कि ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा। उन्होंने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर इन दोनों को अलग-अलग रखा था। तो इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं। हाँ। पहला पॉइंट तो लिमिटेशंस वर्सेस इंस्ट्रक्शंस हो गया। यस, फंडामेंटल राइट स्टेट पर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है, स्टेट ये नहीं करेगा। डीपीएसपीस पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है, स्टेट ये करेगा। दूसरा पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन, डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन यानी कानून बनाना पड़ता है। जब तक कानून नहीं बनता, आप डीपीएसपी के बेसिस पर कोई एग्जिस्टिंग लॉ नहीं तोड़ सकते। और अगर डीपीएसपी के लिए लॉ बन जाए तब तो एनफोर्सेबल हो जाएगा ना। बिल्कुल, जैसे ही डीपीएसपी पर लॉ बन जाता है, वो लॉ एनफोर्सेबल हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल, द राइट टू एजुकेशन एक्ट। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जस्टिशेबिलिटी वर्सेस नॉन जस्टिशेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल है यानी जस्टिशियबल। अगर वायलेट होते हैं, आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। और डीएसपी वो इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन जस्टिशेबल। आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट मुझे लिविंग वेज दे। तो जस्टिशेबल का आसान मतलब है जिसे लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट उस पर फैसला सुनाने के लिए बाउंड है। सही। तो क्या डीएसपी बिल्कुल पावरलेस है? लीगली यस, मॉरली एंड पॉलिटिकली नो। दे आर द बेंचमार्क फॉर अ गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस। एक और चीज, क्या ऐसा कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल पर फोकस करते हैं और डीएसपी सोसाइटी पर? Yes, that's a very good way to put it. FRs protect individual liberty, while DPSPs aim for the collective good of the society. और ये आइडिया आयरिस से लिया गया था, राइट? Yes, the concept of having non-justiciable principles was inspired by the Irish Constitution. Okay, let's practice this concept. Pause and practice saying, fundamental rights are justiciable limitations on the state, while directive principles are non-justiciable instructions to the state. Great. Mini recap. The core of the debate is justiciability. FRs are legally enforceable claims, while DPSPs are non-enforceable goals for governance. Perfect summary. चलिए, इस लीगल थ्रिलर को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक 5, द क्लैश इन द कोर्ट्स। जब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जरूर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग स्टैंड लिया। इट्स अ रियल लीगल थ्रिलर। हाँ, the judicial interpretation of the relationship between Part 3 and Part 4 has been a fascinating journey. इस जर्नी को हम एक क्रिकेट मैच की एनालॉजी से समझ सकते हैं। पहले एम्पायर ने कहा कि बैटिंग टीम हमेशा जीतेगी। बिल्कुल, ये था स्टेज 1। एक्सप्लेन करो। ये था अर्लीस्ट व्यू। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन 1951 केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि डीपीएसपी को एफआरस के सब्सिडरी यानी नीचे रहना होगा। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो एफआरस जीतेंगे? एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि एफआरस एनफोर्सेबल है, इसलिए वो सुपीरियर है। फिर मैच में नया रूल आया। बॉलर ने एक स्पेशल बॉल फेंकी जिससे वो आउट नहीं कर सकता। हाँ, ये था स्टेज 2। पार्लियामेंट ने 1971 में आर्टिकल 31C इंसर्ट किया। इसने क्या किया? इसने कहा कि अगर आर्टिकल 39B यानी 39C जो इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन रोकने से रिलेटेड है को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया जाता है, ओके। तो उसे आर्टिकल 14 और 19 यानी राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम के वायलेशन के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। वाओ। वेट, देयर इज मोर। 42nd अमेंडमेंट ने इसका स्कोप बढ़ाकर सभी डीपीएसपीस पर लागू कर दिया। ये डीएसपी को एफआरस पर क्लियर प्राइमेसी दे रहा था। ये तो आग ही लगा था। एकदम। फिर हेड अंपायर ने आके कहा, नहीं, मैच बैलेंस्ड चलेगा, दोनों टीम्स को रिस्पेक्ट मिलेगी। राइट। ये था स्टेज 3, द करंट व्यू। जे हुआ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। क्या था जजमेंट? पहली बात, कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट के उस पार्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया जो आर्टिकल 31C का स्कोप सभी डीपीएसपी तक बढ़ा रहा था। क्यों? कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेवलप किया गया एक प्रिंसिपल है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकती, जैसे डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म एटसेट्रा। गॉट इट। और दूसरी बात क्या थी जजमेंट में? कोर्ट ने कहा कि एफआरआर्स और डीपीएसपी के बीच एक फाइन बैलेंस है, एक दूसरे से ऊपर नहीं है। कोर्ट को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल यूज करना चाहिए। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यानी दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए और जहां तक हो सके दोनों को इफेक्ट देना चाहिए। तो अभी का फाइनल रूल क्या है? फाइनल रूल है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। दोनों को बैलेंस करके इंटरप्रेट करना है। दे आर टू व्हील्स ऑफ द चैरियट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो आर्टिकल 31C अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है? यस, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस के बाद इसका प्रोटेक्शन सिर्फ उन लॉज को मिलता है जो आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि सभी डीपीएसपीस को। चैम्पकम केस से मिनर्वा मिल्स तक सुप्रीम कोर्ट का व्यू इतना क्यों बदला? क्योंकि सोसाइटी और उसकी जरूरतें बदली। पहले इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस था, धीरे धीरे सोशल जस्टिस की इंपॉर्टेंस समझी गई, इसलिए कोर्ट का अप्रोच भी बैलेंस की तरफ शिफ्ट हुआ। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का राइट जो आर्टिकल 30 में है और फ्री एजुकेशन का डायरेक्टिव जो आर्टिकल 45 में था। कोर्ट ने कहा कि स्टेट एजुकेशन प्रोवाइड करे लेकिन माइनॉरिटी राइट्स को ओवरराइड न करे, दोनों को बैलेंस करे। ब्रिलियंट। चलो प्रैक्टिस करें। Pause and practice saying, the Supreme Court moved from FR supremacy to a fine balance using the principle of harmonious construction, viewing FRs and DPSPs as two wheels of a chariot. Well said. Mini recap.
The judicial view evolved from conflict to coexistence, establishing that fundamental rights and directives must be balanced harmoniously. एग्जैक्टली अब आते हैं इस कहानी के सबसे अमेजिंग ट्विस्ट पर। टॉपिक 6, द जुडिशरीज मैजिक वॉन्ड, आर्टिकल 21। जब डीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल थे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिएटिव रास्ता निकाला। हाँ बिल्कुल, जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए उन्होंने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को इतना एक्सपैंड किया कि बहुत सारे डीएसपीज इसी के अंडर आकर एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स बन गए। हाँ, दैट्स सो कूल ना। ये कैसे हुआ? आर्टिकल 21 पहले सिर्फ जीने का अधिकार था, लेकिन कोर्ट ने पूछा कैसा जीना, जानवरों जैसा? नहीं, अ लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। और डिग्निटी में क्या क्या आता है? क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये सब डीएसपीज में थे। और अब ये सब आर्टिकल 21 का पार्ट है। इस जुडिशियल स्ट्रैटेजी ने पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच का गैप फंडामेंटली ब्रिज कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या था? द कोर्ट रियलाइज्ड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज चिमेरिकल, यानी एक धोखा। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी स्टडीड इन अ सोशियो इकोनॉमिक वैक्यूम। वाह। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ की तरह इंटरप्रेट किया। कुछ एग्जांपल्स दो इस एक्सपेंशन के। बहुत सारे हैं। सुभाष कुमार वी स्टेट ऑफ बिहार में राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ओके, शांतिसार बिल्डर्स वी नारायण खिमलाल टोटामे में राइट टू अ रीजनेबल रेजिडेंस। ठीक है। मोहिनी जैन वी स्टेट ऑफ कर्नाटका में राइट टू एजुकेशन। परमानंद कतारा वी यूआई में राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड। लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इससे रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इस एक्सपेंशन से स्टेट पर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन आ गया। ये नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाओ जरूर। नेगेटिव ऑब्लिगेशन, डू नॉट डू दिस, जैसे डू नॉट अनलॉफुली अरेस्ट समवन। राइट। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, यू मस्ट डू दिस, जैसे यू मस्ट प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पहले आर्टिकल 21 नेगेटिव था, अब पॉजिटिव भी है। तो पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, ये सब अब स्टेट की पॉजिटिव ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 21। बिल्कुल। This judicial strategy has made the dream of a welfare state a more enforceable reality. ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जब जुडिशरी अपने ट्रेडिशनल रोल से आगे बढ़कर सोशल जस्टिस के लिए प्रोएक्टिव डिसीजंस लेती है, उसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो क्या अब हम डीएसपी के वायलेशन के लिए डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं? डायरेक्टली नहीं, लेकिन अगर आप प्रूव कर दें कि डीएसपी का वो प्रिंसिपल आपके राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का पार्ट है, तब आप जा सकते हैं। और ये सारे चेंजेस पार्लियामेंट ने किए हैं या कोर्ट ने? ये सारे चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन से किए हैं। दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्या आर्टिकल 21 की कोई लिमिट है? थियोरेटिकली इट्स वेरी वाइड, लेकिन कोर्ट्स हर केस के फैक्ट्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। जैसे प्रोफेशनल डिग्री को राइट टू एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। Got it. Time to practice. Pause and practice saying, through judicial activism, the Supreme Court expanded Article 21 to include many directive principles, transforming them into enforceable fundamental rights. You're a pro. Mini recap. Article 21 became the judiciary's tool to enforce the essence of many DPSPs by reading them into the right to a dignified life. Perfect. चलो इसको एक केस स्टडी से समझते हैं। टॉपिक 7, केस स्टडी द राइट टू एजुकेशन। ये डीएसपी से फंडामेंटल राइट बनने का परफेक्ट एग्जांपल है ना? बिल्कुल। इसकी जर्नी पूरे प्रोसेस को ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करती है। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 एक डीएसपी था। वो क्या कहता था? वो कहता था कि स्टेट 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। कोशिश करेगा, यही डीएसपी की लैंग्वेज है? हाँ, और दशकों तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट्स ने कोशिश की, पर ये एक राइट नहीं था। फिर जुडिशरी पिक्चर में आई। यस, 1992 में मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 बिना राइट टू एजुकेशन के अधूरा है। वाओ, दैट वाज अ बिग लीप। इट वाज। फिर 1993 में उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में कोर्ट ने इसको और क्लैरिफाई किया। क्या कहा कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि 14 साल की एज तक हर बच्चे का राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 से निकलता है। तो जुडिशरी ने एक डीएसपी को एफआर में कन्वर्ट कर दिया? इंटरप्रिटेशन के थ्रू, यस। इस जुडिशियल प्रेशर के बाद पार्लियामेंट ने एक्शन लिया। द 86th अमेंडमेंट इन 2002। एग्जैक्टली। इस अमेंडमेंट ने 3 जगह चेंजेस किए। पहला, इसने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को एक एक्सप्लिसिट फंडामेंटल राइट बना दिया। दूसरा, इसने आर्टिकल 45 को चेंज किया, अब वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और 6 साल से कम एज के बच्चों की एजुकेशन की बात करता है। और तीसरा, इसने पार्ट 4A में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी, आर्टिकल 51A के, जो हर पेरेंट या गार्डियन की ड्यूटी बनाती है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। तो एक डीएसपी, एक फंडामेंटल राइट और एक फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों एक साथ। और फिर इस राइट को जमीन पर उतारने के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया। तो सफर देखो, एक नॉन जस्टिशिएबल डीपीएसपी से शुरू हुआ। जुडिशरी ने आर्टिकल 21 के थ्रू उसकी इंटरप्रिटेशन की, पार्लियामेंट ने उसे अमेंड करके एक एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट बनाया और फिर उसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक डिटेल्ड लॉ बनाया। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू एन एनफोर्सेबल रियलिटी। सही में, प्रैक्टिस टाइम।
Pause and practice saying, the journey of right to education from a directive principle to a fundamental right shows the dynamic interplay between the judiciary and parliament. Excellent. Mini recap, the right to education case study proves that DPSPs can evolve into enforceable rights through judicial interpretation and legislative action. Spot on. ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है. Topic 8, how are DPSPs enforced? The real sanction. अगर कोर्ट का सैंक्शन नहीं है तो आखिर कौन सी चीज गवर्नमेंट को उन्हें फॉलो करने पर मजबूर करती है? रियल सैंक्शन है पॉलिटिकल और मॉरल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसका जवाब दिया था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, अगर कोई गवर्नमेंट इनकी अनदेखी करेगी तो उसे चुनाव के समय जनता को इसका जवाब देना होगा। तो द रियल सैंक्शन इज द फियर ऑफ लूजिंग एन इलेक्शन. यस, द वर्डिक्ट ऑफ द इलेक्टोरेट। पब्लिक ओपिनियन इज द अल्टीमेट सैंक्शन इन अ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 37 खुद भी इसके बारे में कुछ कहता है ना? हाँ, आर्टिकल 37 खुद कहता है कि ये प्रिंसिपल्स फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है और लॉ बनाना स्टेट की ड्यूटी है। तो फंडामेंटल और ड्यूटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल इन्हें एक मॉरल वेट देता है। बिल्कुल, इनको इग्नोर करना पॉलिटिकल सुसाइड हो सकता है। कोई भी गवर्नमेंट ये कहकर वोट नहीं मांग सकती कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम किया। सही बात है, लेकिन हमारे सोर्स में एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल नजरिया भी दिया गया है आर्टिकल 355 के बारे में। ये क्या है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। सोर्स के ऑथर का कहना है कि आर्टिकल 355 के अनुसार यूनियन की ये ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार चले। ठीक है। क्योंकि डीएसपी भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो इस लॉजिक से यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को डीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है। जैसे आर्टिकल 47 के तहत प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स यानी शराबबंदी लागू करने का निर्देश देना। लेकिन ये तो आग से खिलने जैसा है। फेडरलिज्म का क्या होगा? एग्जैक्टली, ये एक पावरफुल लेकिन विवादास्पद इंटरप्रिटेशन है। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक नया डायमेंशन ऐड कर सकता है। तो इन शॉर्ट, प्राइमरी सैंक्शन पब्लिक ओपिनियन है और सेकेंडरी सैंक्शन मॉरल ड्यूटी है। और एक पोटेंशियल बट अनटेस्टेड सैंक्शन है यूनियंस पावर अंडर आर्टिकल 355। Okay, let's practice. Pause and practice saying the real sanction behind DPSPs is not legal but political. The fear of public opinion and the moral duty imposed by the Constitution itself. Well articulated. Mini recap. While not court enforceable, DPSPs are backed by the power of the vote and the constitutional duty of the state. That's the essence of it. इतनी बहस के बाद आते हैं इस सवाल पर। Topic 9. Are DPSPs useful? Critics versus supporters. क्या ये वाकई में उपयोगी हैं या फिर जैसा कुछ आलोचकों ने कहा, ये सिर्फ पायस एस्पिरेशंस यानी पुण्य आकांक्षाएं हैं? ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम से चला आ रहा है। क्रिटिक्स थे और सपोर्टर्स भी। क्रिटिक्स का क्या कहना था? सर आइवर जेनिंग्स जैसे क्रिटिक्स ने इन्हें पायस एस्पिरेशंस कहा। उनका मानना था कि ये बस अच्छी बातें हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अनसिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं। हाँ, कुछ ने इन्हें अ चेक ऑन अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट भी कहा। बेसिकली अ पोस्ट-डेटेड चेक। सही, कि जब देश अमीर होगा तब देखेंगे। इसके जवाब में सपोर्टर्स का क्या आर्गुमेंट था? सपोर्टर्स जैसे ग्रैनवेल ऑस्टिन ने इन्हें सोशल रेवोल्यूशन का आधार माना। उनका कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, उनका आर्गुमेंट था कि ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि एक विजन है। ये हर गवर्नमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, एक बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। और पिछले 70-75 सालों का अनुभव क्या दिखाता है? अनुभव यही दिखाता है कि ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, उन्होंने लेजिस्लेशंस को गाइड किया है। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पंचायती राज एक्ट्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ऐसी लंबी लिस्ट है। और जुडिशियल डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस किया है। बिल्कुल, हमने आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन में देखा, कोर्ट्स डीएसपी को इंटरप्रेटेटिव टूल की तरह यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट, क्रिटिक्स ने इनकी नॉन जस्टिशिएबिलिटी पर फोकस किया, जबकि सपोर्टर्स ने इनके मॉरल और गाइडिंग वैल्यू पर। एग्जैक्टली, और टाइम ने प्रूव किया है कि इनकी गाइडिंग वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। ये गवर्नमेंट को हमेशा याद दिलाते हैं कि उनका अल्टीमेट गोल एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। Time for a practice cue. Pause and practice saying, while critics call them pious aspirations, supporters saw DPSPs as the conscience of the Constitution guiding India's social revolution. Great. Mini recap. Despite criticism about their non-enforceability, DPSPs have proven to be a powerful moral and political guide for governance in India. Absolutely. चलिए, अब इनका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। Topic 10. The DPSP report card. Implementation in action. जमीन पर इनका क्या असर दिखा है? कुछ बड़ी सफलताएं क्या रही हैं? रिपोर्ट कार्ड जैसा आपने कहा मिला जुला है, बट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट सक्सेसेस। सबसे पहले अग्रेरियन रिफॉर्म्स। जमीनी सुधार। हाँ, आर्टिकल 39B और C के अनुसार जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन को रोकते हैं, जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया और लैंड सीलिंग एक्ट्स लाए गए। इसका मकसद था जमीन को कुछ हक में इकट्ठा होने से रोकना। हाँ, लैंड टू द टिलर का आइडिया प्रमोट करना। इसमें चैलेंजेस आए, लेकिन ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज था। दूसरी बड़ी सफलता, पंचायती राज। आर्टिकल 40 कहता है कि स्टेट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा। और ये आखिरकार 73rd और 74th अमेंडमेंट से हुआ। हाँ, 1992 में। इससे पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। आज लाखों पंचायतें स्थानीय शासन चला रही हैं। ये ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत है। और क्या?
एक और बड़ा काम आर्टिकल 50 के अनुसार न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये कब हुआ? ये 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के जरिए पूरा हुआ। इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंश्योर हुई। इनके अलावा लेबर रिफॉर्म्स भी हुए। बिल्कुल, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सब आर्टिकल 39, 42 और 43 को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन कुछ एरियाज में फेलियर भी रहा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। सही का। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये एक हाईली सेंसिटिव और डिबेटेड इशू बना हुआ है। और आर्टिकल 47 प्रोहिबिशन। हाँ, शराबबंदी भी कुछ ही स्टेट्स में लागू है और इसकी इफेक्टिवनेस पर हमेशा सवाल उठते हैं। तो अ मिक्स्ड बैग। Yes, success in areas like agrarian reforms, local government, and judicial independence, but challenges remain in areas like uniform civil code and prohibition. Time to practice. Pause and practice saying. The DPSP report card shows major successes like Panchayati Raj and judicial separation, but also significant challenges like the Uniform Civil Code. Nicely put. Let me recap. The implementation of DPSPs has been a mixed bag, with notable achievements in structural reforms, but slow progress on more controversial directives. That's a fair assessment. और एक did you know moment. Topic 11. Hidden directives beyond Part 4. हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं कि कुछ डायरेक्टिव्स पार्ट 4 के बाहर भी छिपे हुए हैं। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। संविधान के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो DPSP जैसे हैं, नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल। जैसे कि सबसे पहला है आर्टिकल 335 जो पार्ट XV में है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के दावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बनी रहे। तो ये भी एक तरह का डायरेक्टिव है। बिल्कुल, ये स्टेट को एक पॉलिसी डायरेक्शन दे रहा है। और फिर है आर्टिकल 350A जो पार्ट 17 में है। इसमें क्या है? ये कहता है कि हर स्टेट को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में एजुकेशन देने की सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है। हाँ, फॉर प्रोटेक्टिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। और एक और है आर्टिकल 351। सही। आर्टिकल 351 यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी भाषा के प्रसार और डेवलपमेंट के लिए निर्देशित करता है। इसका मकसद है कि हिंदी इंडिया की कंपोजिट कल्चर का मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन सके। तो ये तीनों आर्टिकल्स 335, 350A और 351 भी DPSP के स्पिरिट को कैरी करते हैं, भले ही वो पार्ट 4 में ना हो। एग्जैक्टली। ये भी उसी विजन का हिस्सा है, एक जस्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट। ये तो सच में एक हिडन जेम था। लेट्स प्रैक्टिस इट। Pause and practice saying, beyond Part 4, articles like 335, 350A, and 351 act as hidden directives for governance on issues of representation, language, and education. Perfect. Mini recap. The spirit of directive principles extends beyond Part 4, with other constitutional articles also providing non-justiciable guidance to the state. You've covered it all. तो दोस्तों, ये था हमारा in-depth session on the directive principles of state policy. हमने समझा कि ये governance का blueprint क्या है. We saw DPSP क्या है, non-justiciable goals for a welfare state. हाँ, इनकी philosophy, a unique Indian socialism. इनका evolution, key amendments ने इन्हें कैसे shape किया. और the big clash, the battle with fundamental rights. The judicial role, कैसे courts ने harmonious construction और Article 21 के through इन्हें power दी. हमने इनका रिपोर्ट कार्ड भी देखा, लैंड रिफॉर्म से लेकर पंचायत तक। The debate. ये पायस एस्पिरेशंस हैं या मॉरल प्रीसेप्ट्स? और आखिर में a few hidden directives. Basically, DSP कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो फ्यूचर इंडिया का सपना देखता है। अब आपके लिए कुछ फूड फॉर थॉट। खुद से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करना। ओके। पहला, अपने शब्दों में फंडामेंटल राइट्स और DSP के बीच 3 मेन डिफरेंसेस बताओ। ठीक है। दूसरा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाओ। गुड वन। तीसरा, अगर DSP नॉन जस्टिसेबल है तो गवर्नमेंट उन्हें सीरियसली क्यों लेती है। चौथा, आर्टिकल 21 को मैजिक वॉन्ड क्यों कहा गया, एक्सप्लेन करो। राइट। पांचवा, क्या DSP इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाते हैं, हाँ या ना, और क्यों। इंटरेस्टिंग। और चौथा, आपके एरिया में DSP का कौन सा प्रिंसिपल लागू होता हुआ दिखता है, जैसे लोकल पंचायत, गवर्नमेंट स्कूल या हॉस्पिटल। अब आपका चैलेंज, किसी भी एक DSP को चुनो, जैसे प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज या यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उसके प्रोज एंड कॉन्स पर एक छोटा सा 1 मिनट का प्रेजेंटेशन तैयार करो। ट्राई प्रेजेंटिंग इट टू अ फ्रेंड। नाइस चैलेंज। और अब एक अंतिम विचार, हमने देखा कि DSP स्टेट्स को गाइड करते हैं। ऑथर का एक व्यू था कि आर्टिकल 355 यूज करके यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को DSP इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर सकती है। हाँ। थोड़ा सोचो, अगर यूनियन गवर्नमेंट ऐसा करना शुरू कर दे तो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर यानी सेंटर और स्टेट्स के पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा। वी होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया। अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ शेयर करो जो कॉन्स्टिट्यूशन को आसान तरीके से समझना चाहते हैं। अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग।